जो वर्तमान संशोधन बिल लाया गया है, मैं इसका स्वागत भी करता हूं और पूर्णतः देश हित में है। जो माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, मैं एक प्रश्न उनसे करना चाहता हूं। अगर उनको इतना बड़ा एतराज़ इस बिल के ऊपर है, जो दूसरा देश है, पड़ोसी देश हमारा, इसके साथ में 3 युद्ध हमको करने पड़े, 48 से लेकर के और 65 वाला युद्ध और फिर 71 वाला युद्ध। उन लोगों ने क्या किया, 1971 में ही सारी वो संपत्ति जो नागरिकों की थी वो भारत में चले आए और जिनको शत्रु ने घोषित कर दिया। हमने तो कस्टोडियन में रखी हुई है अभी तक, लेकिन उन्होंने 1971 में समस्त प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर दिया, सब प्रॉपर्टी बेच दी। शायद आप लोग देश हित में ये भी सोच पाते हमारे नागरिकों के साथ में क्या हो रहा है। उनकी संपत्ति पूर्णतः डिस्पोज ऑफ कर दी गई, बेच दी गई, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक उस संपत्ति को हम कस्टोडियन के अधिकार क्षेत्र में रखे हुए हैं, बेची भी नहीं है, कार्रवाई भी नहीं की है, लेकिन हाँ संशोधन कुछ किए। और संशोधन के पीछे आशय क्या है? 1962 चाइना के साथ में युद्ध, 65 पाकिस्तान के साथ में युद्ध, 1968 में पहला एक्ट आया जिसने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की और ये कहा कि जो पाकिस्तानी हैं, जो हमारे दुश्मन देश में हैं, उनकी संपत्ति को लेने का हमें अधिकार है। लेकिन दुरुपयोग कितना हुआ उसका? एक्ट तो बन गया, प्रॉपर्टी भी ले ली। इन प्रॉपर्टी लेने के बाद में न जाने कितने उनके वारिस इकट्ठे हो गए, फर्जी दस्तावेज बनाए गई, फर्जी वसीयत बनाई गई और फर्जी वसीयत के आधार पर ऐसे ऐसे प्रकरण हमारे सामने आए हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं अपने जनपद की बात कहता हूँ। मुजफ्फरनगर जनपद हमारा था और वहाँ पर उनके जो नवाब लियाकत अली खां प्रधानमंत्री भी हुए पाकिस्तान के, पूरी संपत्ति उनकी थी, पूरी संपत्ति उनकी थी। क्यों? ये जागीर में उनको मिली हुई थी, ये संपत्ति उनको खरीदी हुई थी नहीं, न उनको लेना देना था, लेकिन क्योंकि उनके नाम पे संपत्ति चली आ रही थी। और 1968 के कानून के बनने के बाद में जो फर्जी वारसान उनके खड़े कर दिए गए, और फर्जी वारसान को खड़े करने के बाद में मैं इतना एक स्पेसिफिक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि पुलिस क्लब पिछले 50-60 साल से चल रहा था, लेकिन वो लियाकत अली खां साहब या उनके और साथियों के, उनके परिवार के लोगों के नाम था और वारिस बनकर के उस क्लब की ज़मीन को भी ले लिया गया। और अगर ये एक्ट ना आया होता, ये संशोधन ना हुआ होता, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि वहाँ जिलाधिकारी आवास से लेकर के एसपी आवास से लेकर के कोई संपत्ति बचने वाली नहीं थी जहाँ फर्जी वारसान खड़े करके उस संपत्ति को नहीं ले लिया जाता। कोर्ट में गए लोग, फर्जी दस्तावेज पेश की, फर्जी दस्तावेज के आधार पर संपत्ति चली गई और संपत्ति को बेच लिया गया। और इसमें जैसे सांप्रदायिकता लाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ ये बिल लाया गया हो, संशोधन लाया गया हो। इसमें तो सभी संप्रदाय के लोग हैं, प्रॉपर्टी किसी के नाम रही हो, लेकिन जो फर्जी वारसान खड़े करके फर्जी दस्तावेज बना खड़े करने वाले हैं वो सब संप्रदाय के लोग हैं। वो तो माफिया हैं, भू माफिया हैं और तमाम संपत्तियों को कब्जाने वाले हैं। जानकारी ये होनी चाहिए कि अभी तक जो संपत्ति फैली हुई है, जिसको हम एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति ऐसी है जो एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं। अब 1 लाख की प्रॉपर्टी आप माफियाओं को दे दें, जो ज़मीन बेचने का खरीदने का काम करते हैं उनको दे दें, ये कहाँ तक राष्ट्रहित में होगा? हमें राष्ट्रहित की बात भी सोचनी चाहिए। टेक्निकल बिंदु लाने पे लगे हुए हैं। और बताया गया कि 1968 से पहले की संपत्ति के या 1968 की बाद की संपत्ति के बारे में आपने कानून कैसे बना दिया, उसको हम कैसे ले लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो मैं प्रश्न ये भी करना चाहता हूँ, दोबारा प्रश्न करना चाहता हूँ, आप अपने अंदर ही कमियां झांक कर देखते हैं, दूसरी तरफ नहीं झांक करके देखते। 1971 में उन्होंने कैसे सारी संपत्ति को बेच दिया पाकिस्तान ने। उसके वहाँ पर भी तो कोई हमारा वजूद रहा होगा, हमारे आदमियों का वजूद रहा होगा, जो नागरिक वहाँ से लौट कर आए उनका वजूद रहा होगा। उसकी चिंता आप नहीं करते। केवल यहाँ पर एक फैशन हो गया स्यूडो सेकुलरिज्म का, और उसके आधार पर हमेशा कहते हैं हम सेकुलर तब रहेंगे जब अपने देश की संपत्ति को भी, अपने देश के नागरिकों की संपत्ति को भी लुटाते रहेंगे। तो मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो संशोधन ये पेश किए गए हैं, इस संशोधन का दूरगामी प्रभाव होगा। यह प्रभाव होगा, अदालतों में केस चल रहे हैं और अदालत
जिस प्रकार के वहाँ पर सबूत दिए जाएंगे, एविडेंस दी जाएगी, उसके आधार पर अदालत तय करेगी जाकर के। परिणाम फिर यही होता है जाकर के। सुप्रीम कोर्ट तक भी केस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर, मैं लखनऊ की मिसाल देना चाहता हूँ, जरा देखें लखनऊ में, लखनऊ का हार्ट एक हजरतगंज कहा जाता है। हजारों करोड़ की संपत्ति वहाँ पर है। हमारे महमूदाबाद के नवाब थे, महमूदाबाद के नवाब के नाम पर कभी चरी आई होगी, पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जाने के बाद में एनिमी प्रॉपर्टी घोषित होगी, लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी घोषित होने के बाद में उनके वारिस ने मुकदमा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से भी वो घोषित हो गया ये कि हाँ, ये सारी संपत्ति उनको वापस होनी चाहिए। और इस आधार पर कर दिया कि क्योंकि ये वारिस हैं इसलिए संपत्ति वापस होनी चाहिए। वर्तमान एक्ट में संशोधन करके जो लाया गया है कि वो प्रॉपर्टी अगर एक बार एनिमी प्रॉपर्टी घोषित हो जाती है तो किसी का हक उस पर रहता नहीं, क्योंकि जिनके नाम थी वो उससे वंचित हो गए, वारसान भी उससे वंचित हो गए। इससे ज़्यादा क्रांतिकारी संशोधन और क्या हो सकता है? आपके देश के हित में किया जा रहा है, आपके राष्ट्र हित में किया जा रहा है कि हम किस तरह से उन मैनिपुलेटर से, उन भू माफियाओं से बचा सकें अपनी संपत्ति को, इसलिए संशोधन किया जा रहा है। समझना चाहिए इस बात को भी। अनेवर ये देश ऐसा है जिसने 4 युद्ध देख चुके अब तक। आज़ाद हुआ भारतवर्ष 1947 में, 48 में यहाँ पर आक्रमण होता है, 62 में यहाँ पर आक्रमण होता है, 65 में यहाँ पर आक्रमण होता है, 1971 में आक्रमण होता है। मेरे ख्याल में पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं जितने बहुत लंबे संघर्ष के बाद में आज़ादी जीती हो, उस आज़ादी को समाप्त करने के लिए 4 युद्ध उसको झेलने पड़े हों। हमने बड़े कष्ट सहे हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 65 की लड़ाई में तो मान्यवर सौभाग्य से मुझको भी हिस्सा लेने का मौका मिला, देश के लिए लड़ने का मौका मिला। और आज मेरे मन में भी ये भावना आती है राष्ट्र के प्रति कि हम लोग कब तक इस बात को शिष्टाचार में बैठे रहेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई कानून नहीं बनाएंगे। मैं तो सरकार को वास्तव में बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने इस बारे में विचार किया था कि किस प्रकार से इस एक मजबूत कानून ला करके, एक ऐसा कानून ला करके जिसमें कोई विवाद न रह जाए। क्योंकि आपने कहा कि ये कोर्ट का अधिकार हमने ले लिया, कोर्ट का अधिकार लेने की बात तो छोड़िए, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था तो हमने की। इस बिल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने अधिकार दिया कि अगर कोई ऐसा विवाद आता है तो विवाद आने के बाद में एक आदमी व्यक्ति जाता है गवर्नमेंट के पास में और गवर्नमेंट में जाकर के अपने अधिकार को सिद्ध करने में सफल हो जाता है, तो उसके बाद में केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि उस संपत्ति को वापस कर दे उसी को। तो व्यवस्था तो वैकल्पिक है, केवल समझने की बात है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने तानाशाही का कोई कानून बना दिया हो, लेकिन हाँ, ऐसा कानून ज़रूर बनाया हमने कि बार बार कितने मुकदमे चल रहे होंगे, गिनती नहीं माने, पर मेरे ख्याल में 1000 वाद केवल इस बारे में आज लंबित हैं विभिन्न अदालतों में कि वो एनिमी प्रॉपर्टी है या नहीं। आखिर उन माफियाओं को हम संपत्ति सौंप दे देश की और हम खुश रहें, बैठे रहें शांत होकर के। केंद्र सरकार ने बहुत ही उचित समय पर यह कदम उठाया, ऑर्डिनेंस किया। ऑर्डिनेंस के बारे में आपने इतनी लंबी बात कह दी, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस ना लाते तो क्या होता? कानून बनने में तो समय लगता है, कब हमारा सत्र शुरू होगा, कब सत्र शुरू नहीं होगा, और इसीलिए ऑर्डिनेंस का प्रोविज़न संविधान में रखा गया है। अब संविधान में ऑर्डिनेंस का प्रोविज़न था और इमरजेंसी भी थी इस बात की कि कैसे निस्तारण कर दिया जाए उन सारे प्रकरणों का जो लंबित थे। मैं मान्यवर बहुत ही विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस जो बिल के आशय को समझा जाए, इसके पीछे जो एक हमारा मंतव्य है, इसके पीछे जो हमारी एक सोच है, उसको समझा जाए। इसमें किसी को वंचित नहीं किया गया। हाँ, उन लोगों से बचाव किया गया जो गिद्ध की तरह संपत्ति को हड़पने में लगे हुए थे। अगर ये कानून ना बना होता तो 1 लाख करोड़ की संपत्ति हमारी चली जाती और कोई उसको रोकने का रास्ता नहीं था हमारे पास में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष भाव से में सोचा जाए, कोई कानूनी नुक्स इसमें है नहीं। मैंने उस रिपोर्ट को भी पढ़ा जो राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी में गई थी और बहुत सुविचारित करके इस रिपोर्ट के आधार पर फिर इसको संशोधन को लाया गया। वहाँ पर भी होम सेक्रेटरी से लेकर के अटॉर्नी जनरल तक ने अपने विचार रखे। उनके विचार होने के बाद में ही फिर वो बड़ी विस्तृत रिपोर्ट आई है
राज्यसभा में तो हमारी बहुमत नहीं है। अगर ऐसे ही कुछ कमी रही होती, आप सोचते कि राज्यसभा ने उन तमाम संशोधनों को स्वीकार करने के बाद में ये बिल आपके सामने आया है, तो वहाँ आप ये हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते थे कि बहुत ही ब्रूट मेजोरिटी आपकी वहाँ पर थी और बहुमत के आधार पर आपने पास करा लिया। वहाँ तो हम अल्पमत में थे, लेकिन देश हित में राज्यसभा ने ये निर्णय लिया कि नहीं, इसमें संशोधन की आवश्यकता है और इस बिल को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, तब जाकर के ये बिल आपके सामने आया है। आज तो मैं ये उम्मीद करता था कि जो स्टैंडिंग कमेटी में विचार हो गया, राज्यसभा में विचार हो गया, एक बार लोकसभा में विचार हो गया, इतनी बार विचार करने के बाद में आज ये बिल जब हमारे सामने आया, मैं अपेक्षा करता था कि हम लोग सर्वसम्मति से हाथ खड़े करके कहेंगे कि बिल को हम पास करते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की तकनीकी कमी निकालने की कोशिश हम नहीं करेंगे और तकनीकी कमी इसमें है भी नहीं हर प्रकार से। मेरा आपको आग्रह यह है, केवल विरोध के लिए विरोध ना किया जाए। बड़ी बड़ी कुर्बानी देश के जवानों ने दी है देश की आज़ादी को बचाने के लिए। थोड़ा सोचिए, देश आज़ाद होता है 6 महीने के लिए इस पर हमला हो जाता है, फिर भी आप शत्रु नहीं कहेंगे, उनको दोस्त कहेंगे क्या? मानवर 62 की लड़ाई जिन्होंने देखी हुई, जिनके परिवारों ने वहाँ पर बलिदान दिया होगा, उन परिवारों से जाके सोचिए। हमने तो बलिदान उसमें भी दिया है। 65 की लड़ाई हुई, किस बारे में हुई 65 की लड़ाई? कि एक तानाशाह बैठ करके वहाँ पर पाकिस्तान में घुसपैठिए भेजता है हिंदुस्तान में, और केवल इस आशय से भेजता है कि घुसपैठिए जाएंगे, जितने तहसील के इंस्टॉलेशंस होंगे, जितने थानों के इंस्टॉलेशंस होंगे, उन पर जाकर के कब्जा करेंगे और फिर उसके बाद में आर्मी का ध्यान वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे ताकि पाकिस्तान को जीतने में कामयाबी मिल जाए। लेकिन बधाई देनी चाहिए उन जवानों को जिन्होंने अपना बलिदान दे करके पाकिस्तान के केवल हराया नहीं, पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और ताशकंद एग्रीमेंट जब हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट में प्रावधान किया गया था कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री बैठ करके इस बात को तय करेंगे जो संपत्ति के विषय हैं, संपत्ति के विवाद हैं, उस संपत्ति के विवाद का निस्तारण कैसे किया जाए। उस ताशकंद के एग्रीमेंट से हटा कौन? ताशकंद के एग्रीमेंट जब हो गया और उसमें यह तय हो गया था दोनों देशों की सरकारें, दोनों देशों के प्रधानमंत्री तय करेंगे, कौन हटा उससे? हम नहीं हटे। सरकार किसी की भी रही हो यहाँ पर, उन सरकारों ने बराबर उसका सम्मान किया, लेकिन पाकिस्तान ने सम्मान नहीं किया उसका। हस्ताक्षर होने के बाद में भी, अब देखिए उस एग्रीमेंट को, हस्ताक्षर होने के बाद में भी तमाम उस संपत्ति को जो हिंदुस्तानियों की थी, जो यहाँ पर आए थे अपनी संपत्ति छोड़ करके, तमाम संपत्ति को आज बेच दिया। वहाँ तो कोई विवाद ही नहीं रहा और यहाँ आप विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपा करके अपनी मनस्थिति को ठीक कीजिए। विवाद पैदा करने की बजाय आज समाधान के लिए सरकार आई है, उस समाधान का आप समर्थन कीजिए। और मान्यवर, मैं यही कहकर के बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि ये बिल देश हित में है, समाज हित में है, राष्ट्र हित में है और हमको सबको मिलकर के इसका स्वागत करना चाहिए, इसको पास करना चाहिए सर्वसम्मति से। धन्यवाद। श्री